अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तस्वुर मीरा और आज हमारे पास दोबारा डॉक्टर अदरीस खान साहब मौजूद है। हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। असल में आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियों ने जन्म ले लिया है कि एलोपैथिक से लोगों का इत्मीनान हटता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उनके काफ़ी मुज़र असरात हैं, साइड इफेक्ट्स हैं और फिर इंसान दोबारा फितरत की तरफ लौटता जा रहा है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम है, जो कि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं अपनी फैमिलीज में, अपने अजीज़ो कारब में। हमारी माएँ बहनें, उनके कुछ मसाइल हैं जिनको हम एक रिलीजियस टच दे के उन पर डिस्कशन नहीं करते, जो कि जिनकी वजह से वो पूरा साल और कई हमारी माएँ बहनें बेटियां तो उम्र भर मुख्तलिफ किस्म के अमराज में शिकार रहती हैं, तकलीफ की जिंदगी गुजारती हैं, लेकिन वो अपने भाई बहन बेटे बाप शोहर से उसका तस्करा नहीं करती हैं। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे डॉक्टर अजीज साहब से उनकी कीमती राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह सर एक तो आपका बहुत शुक्रिया। असल में आपसे एक मोहब्बत का एक सिलसिला बन गया है क्योंकि आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई की है। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है, जैसा कि मैंने शुरू में अपने नाजरीन को बताया। डॉक्टर साहब, हमारी माँ बहनों को अक्सर एक मसला रहता है, लकोरिया और बांझपन। पहले तो ये बताएं, लकोरिया और बांझपन क्या है, इनमें फर्क क्या है, क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने तमीज़ बांधी है, मैं उससे बड़ा एग्री करता हूँ कि ये ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर जिसको टैबू बना दिया गया है, ठीक जिसके है। ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती। हमारी नौजवान नस्ल को एजुकेट नहीं किया जाता कि एक जो लड़की है वो जब बलूगत में जा रही होती है उसको बाकायदा एजुकेशन की ज़रूरत होती है कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, क्या होगा, आपको क्या सही है। क्या फेस करना पड़ सकता है और किस तरह के अगर मसाइल आप फेस करें तो ज़रूर रिपोर्ट करें ताकि उनको हम मेडिकली डायग्नोज करवा के उसकी ट्रीटमेंट करवा सकें। ये एक बड़ा इशू है। अब दूसरी बात करते हैं, आपने बात की बांझपन की और लिकोरिया की, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लिकोरिया को। लिकोरिया एक ऐसी मर्ज है जो तकरीबन तकरीबन मोर और लेस दुनिया की हर खातून जिंदगी में एक आध दफा तो लाजमी फेस करती है। ठीक हो ऐसा गया। नहीं हो सकता कि किसी खातून ने ये मसला जिंदगी में फेस ना किया हो। वो शायद नादरी कोई लाखों में एक दो क्लेम कर सकती हैं, अदरवाइज तकरीबन दुनिया की हर खातून ये मसला फेस करती है। इस मसले में होता क्या है, इस मसले में होता ये है कि एक इनवॉलंटरी और ना चाहते हुए डिस्चार्ज आता है फीमेल के प्राइवेट पार्ट से, ठीक है ना, लिक्विड आता है और एक सिक्रेशन शुरू हो जाती हैं जिससे उसके जो समटाइम्स स्मेली भी होती हैं कि वो स्मेल भी आती है, कपड़े भी गीले होते हैं उससे, और उसके साथ साथ जो होता है उसके वो दाग भी लगते हैं कपड़ों के ऊपर, वो इस तरह का लेसदार भी होता है समटाइम ना। तो ये एक ऐसी बीमारी है और इसका नुकसान ये है कि चूंकि खवातीन शर्म के मारे या वैसे उनको आइडिया भी नहीं होता और उसको बाकायदा डिस्कशन में भी नहीं लाती और समटाइम वालदैन की नोटिस में भी वो नहीं लाती, इसकी वजह से ये मर्ज आहिस्ता आहिस्ता खतून को अंदर से ख़त्म कर देता है और इतनी वीकनेसेस काज करता है कि उसका एक एक जॉइंट पेन करने लग जाता है और वो बिल्कुल उनके अंदर सुस्ती, उनका कुछ काम करने को दिल ना करना, हाथ जोड़ में दर्द होना, ठीक है, इसके अलावा उनको कब्ज रहना और जहनी और नफसियाती परेशान रहना, ये सारी इसकी अलामात में होता है। सम टाइम जब एक नौजवान लड़की इस तरह की अलामात दे रही होती है तो वालदैन उसको डांट रहे होते हैं, बल्कि उससे नफरत का इजहार कर रहे होते हैं कि तुम क्या सुस्त हो, हर वक्त पड़ी रहती हो, कोई काम ढंग से नहीं करती हो, खाना ढंग से नहीं खा रही हो, तुम सुस्त बहुत हो, चालाक नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, सही चलती नहीं हो। तो सही। हालांकि एक्चुअली वो एक मेडिकल इशू में मुब्तला होती है, उसको उस वक्त ज़रूरत होती है उसको को गाइड करे, उसकी मेडिकली उसका ट्रीटमेंट करे और उसको इस तरीके से गाइडेंस दी जाए और उसको इस मसले से निकाला जाए। तो उसको मसले से निकालने की बजाय उसको घर से नफरत, ताने, और इवन अगर वो मैरिड है तो उसको ससुराल से भी और खामन से भी कि तुमने ये भी नहीं किया, मसाइल तो का शिकार रहती है। मसाइल से हटके वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाती है और उसको कहीं से कोई प्रॉपर गाइडेंस और रहनुमाई नहीं मिलती कि उसने इस कंडीशन में करना क्या है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, बांझपन और लिकोरिया को कोरिलेट किया जाता है। अक्सर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है, हमारे नाज़रीन। लिकोरिया को ये लोग समझते हैं कि ये इनफर्टिलिटी है, यानी औलाद का ना होना। बांझपन को इससे आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? लिकोरिया तो आपने बता दिया कि हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिकोरिया होता क्यों है। ये बड़ा अहम है जानने के लिए, खवातीन के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए, कि लिकोरिया होता क्यों है। इसमें दो तीन वजूहत हैं। एक तो सबसे पहली वजह ये होती है कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है और लिकोरी हो जाता है।
ٹھیک ہو گیا. دوسرا اگر باڈی میں کیلشیم کی اور زنک کی ڈیفیشنسی ہے، خاتون کو ویکنس ہے، وہ اپنی ڈائٹ پراپر نہیں لے رہی ہے، اپنا کھانا ٹائم پہ نہیں کھا رہی ہے، اس کا نظام ہضام ٹھیک نہیں ہے، اس کو کانسٹیپیشن رہتی ہے یا ڈائریا رہتا ہے، اس کا معدہ ڈسٹرب ہے، اس کو خوراک صحیح سے ہضم نہیں ہو رہی، تو پھر بھی وہ اس مسئلے کا شکار رہتی ہے. یہ پراپر ایک میڈیکل ایشو ہے اور یہ ہر اس عورت کا ایشو ہے، وہ چاہے میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں دوسرے سوال کی جانب، بانجھ پن والی بات پہ. بانجھ پن تو تب پتہ چلتا ہے جب وہ خاتون شادی شدہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے مسائل دیکھے جاتے ہیں. لیکوریا کا ڈائریکٹ تو انفرٹیلیٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری خاتون نے زندگی بھر، میں نے کہا زندگی کی ہر خاتون نے لیکوریا کو ایک نہ ایک دن فیس کیا ہے، لیکن ہر خاتون انفرٹائل نہیں ہے، بانجھ پن نہیں ہے اس نے بچے بھی پیدا کیے ہیں، پال بھی رہی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے اس کا. تو یہ لیکوریا انفرٹیلیٹی کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بولا ناظرین، میں یہاں پہ روکتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ لیکوریا اور جو ہمارے پاس بانجھ پن ہے یہ الگ چیزیں ہیں. ہاں لیکوریا وجہ ہو سکتی ہے کسی وجہ سے بانجھ پن کی، لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اکثر عورتوں کو لیکوریا کی وجہ سے، ان کو بری نگاہ سے، ان کو جب اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، فیملی میں، عزیز و اقارب میں، رشتے دار میں، ساس جس ہے اس کا ہسبینڈ برا دیکھتے ہیں، جبکہ یہ ایک الگ ایشو ہے. بانجھ پن جو ہے جس میں اولاد کا نہ ہونا، وہ ایک الگ ایشو ہے. اچھا، اب جیسے میں نے بات کی ہے کہ لیکوریا ایک انفیکشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جس میں فنگل انفیکشن ہوتا ہے. اگر اس فنگل انفیکشن کو آپ ٹائم پہ ٹریٹ نہیں کرتے ہیں، اس کا صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، ٹائم پہ ڈائگنوزز نہیں ہوتا، اس کی اگر ویکنسز کی وجہ سے ہے، اس کی ڈائٹ پراپر نہیں کی جاتی، اس کو سپلیمنٹس نہیں دیے جاتے، ٹونکس نہیں دیے جاتے، اس کا ٹریٹمنٹ بہتر نہیں کیا جاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ انفیکشن بڑھتا بڑھتا اس کی آگے جو یوٹرس ہے اور جو اووری ہے اور فلوپین ٹیوبز ہیں ان تک پھیل جاتا ہے، پھر انفرٹیلٹی ہو سکتی ہے. مطلب ایک اگر کسی کو لیکوریا کی وجہ سے انفرٹیلٹی ہے تو وہ صرف لا علمی کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے ہے. اگر اس کو ٹائملی علم ہو جائے کہ یہ لیکوریا میرے لیے کتنا مہلک ہے اور کتنا میرے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے، تو اس کو ٹائملی ٹریٹ کروا لے تو نہیں ہو سکتا. اب بات کرتے ہیں کہ بانجھ پن کی اور کیا وجوہات ہیں. بانجھ پن کی بہت ساری وجوہات میں ایک پہلی وجہ، جو بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لیٹ شادیوں کا ہونا. یہ بہت بڑی وجہ ہے. جب آپ 30+ کی ایج تک شادیاں نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اووریز میں سسٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں، فیبرائڈز بننا شروع ہوتے ہیں، پیریڈز ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فلوپین ٹیوبز بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اووریز جو ہیں وہ ایگ بنانا چھوڑ دیتی ہیں، یہ ایگ میچور کرنا کم کر دیتی ہیں. تو اس طرح کے یہ سارے مسائل جو ہیں یہ بانجھ پن، انفرٹیلٹی یا بے اولادی کی طرف چل پڑتے ہیں. صحیح. تو ارلی میرجز جو ہیں 18 سے 25 سال کی ایج کے دوران اگر میرجز آپ کرتے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہارمونل انفلوئنس ہے کوئی بانجھ پن میں؟ کوئی ہارمونز ہے جو اس میں ان کا کردار ہے، کوئی عورتوں کے ہارمونز؟ بے شک سر، اور ہارمونز پوری باڈی پر، پروجسٹرون، ایسٹروجن، ان کا کیا کردار ہے؟ جی جی بالکل، ان کا بڑا اچھا رول ہوتا ہے. مطلب وہ FSH ہوتا ہے، فولک اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہوتا ہے، لیوٹینائزنگ ہارمون ہوتا ہے. مین یہ دو ہارمون ہوتے ہیں جو ایگ کو بناتے ہیں، پھر اس کو میچور کر کے ریلیز کرواتے ہیں. ان دونوں کی اگر ڈیفیشنسی ہو تو فیمیل میں ایگ نہیں بنتا، تو انفرٹیلٹی نہیں ہوتی. پروجسٹرون تو بعد میں جو ہے وہ اس کو اس کے پیریڈز کو ریگولر کرنے میں اور اس کی پریگننسی کو مینٹین کرنے میں کام آتا ہے. لیکن مین FSH اور LH جو ہیں یہ ہارمونز بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں. لیکن ان ہارمونز کی ایکٹیویٹی بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے جو میں نے بات کی کہ ارلی میرجز، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیمیلز کی ڈائٹ کانشیسنس بڑی ضروری ہے. ہمارے گھروں میں بیٹیاں اگنور ہوتی ہیں، ہم بیٹوں کو پریفر کرتے ہیں، ان کو ان کے من پسند کے کھانے کھلاتے ہیں، ان کی تکلیف کو ہم زیادہ سیریس لیتے ہیں، بیٹیوں کی تکلیف کو کم سیریس لیتے ہیں. بالکل. اور بیٹیوں کے ساتھ ہمارا جو فرینکنس لیول ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پریشانی بتا بھی نہیں سکتی ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ، چونکہ ہمارا ٹاپک تو آج ناظرین بانجھ پن اور لیکوریا ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ عورتوں کے بڑے مسائل ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ہماری جوان بچیوں کو خون کی بڑی کمی میں نے دیکھی ہے کہ اتنی زیادہ ان کو خون کی کمی ہے کہ ان کا HB 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے. اور آپ کو پتا ہے میرے علم کے مطابق کہ جب HB کم ہوتا ہے تو فٹیگ ہوتی ہے، اور جب فٹیگ ہوگی تو آپ سارا دن تھکے رہیں گے، ایمیسیٹیڈ ہوں گے. تو اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اور یہ بھی بعض اوقات پھر اتنا HB کم ہو جاتا ہے کہ وہ سیزیرین، جب پریگننسی ہوتی ہے سیزیرین تک نوبت چلے جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب ان تینوں بیماریوں کو آپ نے بڑی
एलैबोरेट किया। डॉक्टर साहब इलाज है लिकोरिया का ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी में? बिल्कुल सर, लिकोरिया का इलाज है, बांझपन का भी इलाज है, इवन एचबी जो हीमोग्लोबिन लेवल आप बात कर रहे हैं, खून की कमी की बात कर रहे हैं, उसका भी इलाज होता है। लेकिन इलाज के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वो जो मरीज़ है वो एजुकेटेड हो, उसको पता हो मुझे क्या मसला हो रहा है, या वो अपने किसी घर के बड़े को बताए कि मैं इस मसले से मुब्तला हूँ, और वो उसको प्रॉपर किसी ईस्टर्न मेडिसिन के स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। और डॉक्टर वो साहब मैं उसको कथा कलामी कर रहा हूँ, बीच में एक सवाल से बात में ये जेल में सवाल आया कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये तकरीबन हर औरत को ये मसला रहता है लिकोरिया का, तो क्या फिर हम इसको नॉर्मल कंसीडर नहीं कर सकते? ये खत्म हो जाता है या नहीं होता, या किस हद तक जाए तो हम कहते हैं कि ये लिकोरिया हो गया है और अब इसका इलाज चाहिए? ये माजरत, ये सवाल एक अहम था। जी जी। अब देखिए, कोई भी बीमारी, आप जैसे हम में से हर एक बंदे ने जिंदगी में कान पेड़े जो हैं उनको फेस किया हुआ है, खसरा हम में से हर बंदे ने फेस किया हुआ है। अब हम इसको नॉर्मल तो नहीं कह सकते ना, एक बीमारी तो है ही सही ना। तो हम इसको नॉर्मल, हम में से हर बंदे को बुखार हुआ है, अब हम ये कहें कि बुखार तो नॉर्मल होता है, हर बंदे को होता है, ऐसा नहीं है। जिस बुखार की या ये जो लिकोरिया की मैंने बात की, मैंने उसकी आपको कंसिक्वेंसेस भी बता दिए हैं। अगर आप उस लिकोरिया को टाइमली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसका डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस में बदल सकती है, उससे बहुत ज्यादा खतरनाक आउटकम्स आ सकते हैं। इसलिए इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, इसका टाइमली ट्रीटमेंट करवाना बड़ा अशद जरूरी है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी में लिकोरिया का इलाज मौजूद है? नाजरीन मैं आपको बताना चलूँ कि ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी में लिकोरिया बांझपन का बहुत ही मुफीद इलाज मौजूद है। प्रोफेसर डॉक्टर अदरीस खान साहब के इस जो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, और आपको जो भी सवाल आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और डॉक्टर साहब का आपको बताता चलूं कि डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है वो डीएचए में भी है और शाहदरा में भी है, और इसलिए मुफीद राय के लिए इनके साथ आप रब्ता नंबर भी आप इनके साथ कमेंट्स बॉक्स में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बुनियादी पॉइंट पे आपने आज डिस्कशन की। और कुछ कुछ आखिर में परहेज बता सकते हैं कोई कि क्या किस तरह का परहेज जो है वो चाहिए लिकोरिया के लिए? लिकोरिया के लिए सबसे पहला परहेज जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये कि खवातीन अपने नाखून काट के रखें। अच्छा, ये बड़ी अहम बात, इसमें क्या डॉक्टर साहब साइंस है? क्योंकि हम जब अपनी सफाई का एहतमाम करते हैं तो हम खवातीन को शौक होता है बड़े नाखून रखने का ना। अच्छा। नाखून के अंदर गंदगी फंसती है, मट्टी गंदगी और बहुत सारी चीजें आइटम्स फंस जाते हैं जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं। इवन हम खाना भी खाते हैं तो खाने के पार्टिकल फंस जाते हैं, और जब 2-3 दिन फंसे रहते हैं तो वो प्यूट्रीफाई हो जाते हैं और वो इन्फेक्शन काज करते हैं। तो फिर जब हम अपना सफाई सुथराई के मामलात के लिए जब यूज करते हैं तो वहां से वही इन्फेक्शन वो आगे फैलता रहता है। सही तो सही सही। एक तो खवातीन अपने नाखून काट के रखें, उनको ज्यादा शौक भी हो तो आर्टिफिशियल नाखून लें, कुछ देर के लिए लगाएं फिर उतार दें, लेकिन रेगुलर अपने नाखून बढ़ाना जो है ये उनकी सेहत के लिए, और स्पेशली लिकोरिया का एक बड़ा ये बेसिक काज बनती है। दूसरी बात यह है कि ये उमन चूंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से आती है, तो खवातीन अपने डाइट में अगर दूध, दही, लस्सी और मक्खन का इस्तेमाल करें और फ्रेश जूसेस का, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल करें तो वो इससे बच सकती हैं। क्योंकि खवातीन में आजकल स्मार्ट रहने के चक्कर में और इस तरह की और दूसरी मुख्तलिफ फैशनेबल होने के चक्कर में वो अपनी डाइट बहुत कम लेती हैं, जिसको आप एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कहते हैं, कि वो एक नेचुरली वो अपना खाना कम कर देती हैं और खाना नहीं खाती हैं। तो इस वजह से भी वो उनकी जो वीकनेसेस होती हैं उसकी वजह से ये लिकोरिया कभी भी ठीक नहीं होता। वो लिकोरिया की बार बार मेडिसिन तो ले रही होती हैं, लेकिन साथ ये उनकी एहतियातें जो हैं, जो परहेज है, जो उनके खाने पीने की चीजें हैं वो नहीं देखते थे, जिसकी वजह से वो फिर दवाओं के अक्सर पेशेंट ये भी आगे कहते हैं कि हम बड़े अरसे से दवाइयां ले रहे हैं लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा। उसकी वजह ये होती है कि उस काज को नहीं, उनको मैं नाखून देखता हूँ तो नाखून बड़े होते हैं, उनको पहले अटेम्प्ट में ये कहता हूँ कि आप नाखून काटें, अपनी डाइट बेहतर करें, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, पनीर, गोश्त, इस तरह की चीजें अपनी डाइट में लेके आए, हेल्दी हो, अपना मैदा बेहतर करें। वो कहते हैं जी हमें कॉन्स्टिपेशन बड़ी सीवियर है, ये खाना हजम नहीं होता, गैस होती रहती है, ये वो। तो जब तक वो मैदा उनका ठीक नहीं होगा, उनकी सफाई सुथराई ठीक नहीं होगी, तो वो लिकोरिया दवाइयों से ऐसा ठीक नहीं होता होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, आज हमने एक बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कशन की, और हमारा डॉक्टर अदरीस साहब के साथ सेशंस का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए, प्रेस करें हमारे बेल आइकन को। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।